सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। टारगेट आरएएस मेंस 2024 दोस्तों, जो मेंस का आपका एग्ज़ाम है उसकी एग्ज़ाम डेट बिल्कुल पास में है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपने केमिस्ट्री का सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। दैनिक जीवन में दोस्तों भौतिकी अपने कर रहे हैं और ये आपकी दोस्तों 9th क्लास है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपकी फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके में अपने जान लेते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण है, मानव नेत्र दोष है, ऊष्मा है, ये 3 टॉपिक अपने कंप्लीट कर चुके हैं 2 क्लास में। आज अपने क्या करने वाले हैं दोस्तों, स्थिर एवं धारा विद्युत्की के बारे में जानेंगे। मेन अपने मैग्नेट के बारे में जाने में, मैग्नेटिज्म के बारे में जानेंगे। चुंबकत्व हो गया, वैद्युत चुंबकत्व हो गया, ध्वनि और विद्युत चुंबकीय तरंगे, यहाँ तक अपने कंप्लीट कर लेंगे। कल आपका दोस्तों ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, फिजिक्स का। उसके बाद अपने बायो पे चलेंगे। अब अपने स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो स्थिर एवं धारा विद्युत की। देखो, स्थिर विद्युत की क्या होती है, जहाँ पे आवेश यहाँ पे क्या है, स्थिर रहते हैं और वहाँ पे धारा का कोई प्रभाव नहीं रहता। देखो, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी है। सबसे पहले देखो, विद्युत की जिसमें आवेश है ना, पदार्थ की सतह पे ही रहता है। जैसे अपने बचपन में करते थे ना, जैसे स्केल लेके, पुट्टा लेके बालों पे रगड़ते थे, बाद में कागज को पास ले जाते थे, चिपक जाता था। वैसे ही अपने गुब्बारे के साथ भी कर सकते हैं। देखो, स्थिर विद्युत की दो स्थिर वस्तुओं को परस्पर रगड़ने के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, दो परस्पर चीज़ों को अपने रब करेंगे तो वो क्या होगी, स्थिर विद्युत की। और अब देखो, जैसे अपने अपने गुब्बारे हैं, बैलून को बालों पे रगड़ते थे और तब ऋणावेश का स्थानांतरण बालों से गुब्बारे के मध्य यहाँ पे होता था। और जो ऋणावेश है बालों के परमाणु से गुब्बारे के परमाणु की तरफ यहाँ पे क्या हो जाता था, ट्रांसफर हो जाता था, जिससे बालों के परमाणु क्या हो जाते थे, पॉजिटिव चार्ज हो जाते थे और गुब्बारे के परमाणु नेगेटिव चार्ज हो जाते थे। ठीक है, तो ये स्थिर वैद्युतिकी उदाहरण है। अपने को बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है, स्थिर वैद्युतिकी में जिसमें आवेश पदार्थ की सतह पे रहता है, बस इतना ही याद रखना है, इंपॉर्टेंट इतना ही है। इसके अलावा दोस्तों, जो आपके आसमान से बिजली गिरती है ना, आसमान से बिजली गिरना, वो भी इसका ही उदाहरण है। कैसे है दोस्तों, देखो, आसमान में बिजली कैसे बनती है, जैसे मान लो बादल है। ठीक है, अब दोस्तों जब भी बारिश का समय होता है तो कुछ कण है ना, बहुत सा हवा में गर्म हवाएं चलनी जरूरी होती है, ये कंडीशन ये होती है। इसके साथ ही दोस्तों जो कुछ कण हैं हवा में जो होते हैं बारिश के, अब यहाँ पे धरती से दोस्तों जो हवा चलती है, अभी इनमें भी कुछ ना कुछ यहाँ पे चार्ज होता है। और जो बादल होते हैं ना, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि एक बादल पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा बादल क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। अब कहीं ना कहीं से दोस्तों यहाँ पे क्या है, कनेक्शन बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या है कि कई बार तो बिजली जो आपको नीचे गिरती हुई नहीं दिखाई देती, वो तो क्या करती है कि दो बादल जब पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिल जाते हैं, तो अब यहाँ पे एक बादल के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे चार्ज हो गया। अब उसको मान लो पाथ मिल गया वाटर, पानी की सहायता से बरसात में, तो वो बिजली क्या गिरेगी, धरती पर गिरेगी। तो ये भी स्थिर वैद्युति का उदाहरण है। अब एक इसमें कुलाम्ब का नियम भी आता है कि दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाले विद्युत वाहक बल का परिमाण दोनों कणों के गुणनफल के समानुपाती और मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कुलाम्ब का नियम कहते हैं। सीधी सी बात है दोस्तों, फोर्स इज इक्वल टू के, यहाँ पे कांस्टेंट है। दो आवेश हमने मान ली Q1 और Q2 और बीच की दूरी आर स्क्वायर, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये फॉर्मूला याद रखोगे तो भी आप इस नियम को लिख के आ सकते हो, कुलाम्ब्स लॉ को। ठीक है, दो आवेशों के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के क्या, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अब इसमें जो के है ना, उसकी वैल्यू दोस्तों यहाँ पे स्थिर होती है 9 × 10⁻⁹ कुलाम। ठीक है, बाकी ये सभी को पता होगा ये चीज़ें तो, कि प्लस प्लस अपने क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और माइनस माइनस भी अपने आप को रिपेल करेंगे, जबकि प्लस माइनस माइनस प्लस अपने आप को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब दोस्तों जो मैग्नेटिज्म के बारे में आगे पढ़ेंगे, पहले अपने ये देख लेते हैं धारा विद्युत की क्या होती है, या विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो विद्युत परिपथ में आवेश या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर। अब यहाँ पे दोस्तों आवेश या इलेक्ट्रॉन प्रवाह होने लगे हैं, जिसके कारण दोस्तों क्या है कि विद्युत धारा का यहाँ पे प्रवाह हो रहा है। तो विद्युत धारा को अपने I इज इक्वल टू Q/T, इसको आप Q/T भी लिख सकते हो। ठीक है, तो I इज इक्वल टू Q/T याद रखना है अपने को, ये इंपॉर्टेंट है।
अब जो विद्युत धारा है उसकी दिशा दोस्तों धनावेश के प्रवाह की दिशा के समान होती है और ऋणावेश के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। मतलब जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा उस ओर बहेगी दिशा। विद्युत धारा एक स्केलर क्वांटिटी है दोस्तों, अदिश राशि है, ठीक है। और इसका मात्रक दोस्तों एम्पियर में होता है। विद्युत धारा मापने के लिए अपने एमीटर का प्रयोग करते हैं और अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं। तो विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है और मात्रक इसका ध्यान रखना बस एम्पियर है। और आवेश या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब एम्पियर की भी अगर अपने बात करें ना दोस्तों, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित होते हैं तो उसमें 1 एम्पियर धारा बहेगी, ठीक है। तो ये 1 एम्पियर की क्या होगी? डेफिनेशन होगी। ये आपके एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दोस्तों विद्युत धारा अपने पढ़ते हैं डीसी और एसी। एसी अपने घरों में यूज होती है, ठीक है। डायरेक्ट करंट के भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब दोस्तों सबसे पहले डीसी की बात कर लेते हैं, दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। देखो, यदि किसी विद्युत परिपथ में दिशा एक ही समान बनी रहे तो उसे दिष्ट धारा कहते हैं। और इसके खोजकर्ता आते हैं एडिसन, जैसे शुष्क सेल अपने यूज करते हैं, डैनियल सेल यूज करते हैं। ये सारे दोस्तों डीसी के एग्जाम्पल है। एक ही दिशा में यहाँ पे धारा बहेगी, एडिसन के द्वारा खोज की गई। एसी की बात करें तो दोस्तों इसमें क्या है कि इनका मान चेंज होता रहता है। विद्युत धारा की दिशा एकांतर रूप से परिवर्तित हो जाती है तो उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो अल्टरनेटिव करंट को क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। जैसे घरेलू घरों में अपने जो भी बिजली आती है ना दोस्तों, ये एसी करंट होता है। और निकोल टेस्ला के द्वारा दोस्तों इसकी खोज की गई थी। और अपने इंडिया में जो आवृत्ति है ना वो 220 वोल्ट है। इतनी 220 वोल्ट बोल लो, 50 हर्ट्ज बोल लो। आवृत्ति तो 50 हर्ट्ज है और वोल्टेज कितना आता है? 220। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो एसी और डीसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्पियर की परिभाषा मत याद रखना, धारा विद्युत में सिर्फ धारा की परिभाषा याद रखनी है आपको। फिर दोस्तों एक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शब्द, विद्युत विभव। एकांक धनावेश को, मान लो कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, उसको आप अनंत से लेके विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आओगे तो किसी बिंदु तक लाने में जो बाह्य बल द्वारा कार्य किया गया ना उसको विद्युत विभव कहलाते हैं, जिसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और इसको अपने वोल्ट मीटर से, वोल्ट को किससे मेजर करेंगे? वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे। और वोल्ट मीटर किस में लगेगा? समांतर श्रेणी में। अमीटर किस में लग रहा था? श्रेणी क्रम में। ये पैरेलल सीरीज में लगेगा। और इसका प्रतिरोध होता है इन्फिनिटिव, अनंत, जबकि अमीटर का शून्य होता है। विद्युत विभव क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ये भी क्या है? एक अदिश राशि है। तो ये ध्यान रखना कि कोई भी धनावेश है उसको विद्युत क्षेत्र से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है बाह्य बल द्वारा, वो विद्युत विभव कहलाता है, जिससे में वो मात्रक वोल्ट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। वोल्ट मीटर के द्वारा मेजर करते हैं और वोल्ट मीटर समांतर क्रम में लगा होता है। फिर बात करेंगे दोस्तों अपने विभवांतर की। अभी तो पहले हमने क्या बात की थी? विभव की खाली। अब विभवांतर क्या होता है? एक बिंदु से दूसरे धनावेश है ना उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, वहां पे तो बल को मेजर करते हैं, जो कार्य किया जाएगा उसे विभवांतर बोलेंगे। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। सेम दोस्तों यहाँ पे वोल्ट मीटर द्वारा इसको क्या करेंगे? मेजर करेंगे। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अपने ईएमएफ की, विद्युत वाहक बल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ईएमएफ। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए आवश्यक जो बल होता है ना उसको विद्युत वाहक बल बोलते हैं। जैसे बैटरी हो गया, जनरेटर हो गया, ये सारे दोस्तों विद्युत धारा के प्रवाह करने के लिए जो अपने फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल जो भी काम करते हैं, ठीक है। विद्युत मोटर हो गई आपके। अब विद्युत शक्ति की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। दोस्तों कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। या विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय या क्षय की दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक पावर के डेफिनेशन हो गई। अब इसको दोस्तों मेजर कैसे करते हैं? इसको वोल्ट इनटू धारा में मेजर करते हैं विद्युत शक्ति को, ठीक है। P = VI के द्वारा इसको क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। P विद्युत शक्ति है, V वोल्ट है, I धारा है। इसका मात्रक ध्यान रखना दोस्तों क्या होता है? पावर का वाट होता है। और शक्ति के मात्रक को W से प्रदर्शित करते हैं। ये एक अदिश राशि है और हमारे घरों में ऊर्जा व्यय का मापन यूनिट में किया जाता है।
अब ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी याद रख सकते हो 1 यूनिट किलोवाट इंटू आवर 1 हॉर्स पावर 446 वाट के बराबर होता है। बाकी जो विद्युत शक्ति है वो क्या है, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। लेकिन ज़्यादा करेक्ट डेफिनेशन दोस्तों ये रहेगी कि विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय या क्षय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय या क्षय की दर को क्या बोलेंगे, विद्युत शक्ति बोलेंगे। और P इज इक्वल टू वी आई होता है, ये याद रखना है। अब दोस्तों मेन जो आपका इंपॉर्टेंट आता है ना एग्जाम की दृष्टि से, वो ये है कि आपसे स्थिर और धारा विद्युत में अंतर पूछ सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके दोस्तों क्या दे रखा है सिलेबस में, सिर्फ और सिर्फ धारा और स्थिर विद्युत का ही दे रखा है। तो इन चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस मत करना, बाकी एक बार देख के जा सकते हो, सिंपल चीज़ें हैं। देखो स्थिर विद्युत में परिभाषा क्या है, जिसमें आवेश पदार्थ की सतह पर स्थित रहता है उसे स्थिर बोलते हैं। अब दोस्तों आपके धारा में क्या होगा, आवेश प्रवाह की दर को धारा विद्युत की या विद्युत धारा कहते हैं। तो ये डिफरेंस है मोटे मोटे। कारण क्या है इसका स्थिर विद्युत का, ऋणावेश या इलेक्ट्रॉन के एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ, मतलब या तो ऋणावेश या इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे पदार्थ की ओर ट्रांसफर हो जाता है, तब क्या है कि अपने को थोड़ी सी इसमें देखने को मिलती है स्थिर विद्युत की। मटेरियल स्थिर विद्युत की कंडक्टर इंसुलेटर दोनों में उत्पन्न होती है। चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो स्थिर विद्युत में चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित नहीं होता, यहाँ पे कोई भी प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर ये लिखोगे कि चुंबकीय क्षेत्र स्थिर विद्युत में जनरेट नहीं होता तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। समय अवधि की बात करें तो स्थिर विद्युत का अस्तित्व कम समय शॉर्ट टाइम रहता है, बाद में उस पर हट जाता है, जैसे अपने जो भी प्रयोग करते थे। और स्थिर विद्युत का मापन गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा किया जाता है। आकाश में बिजली चमकना, गुब्बारे को बालों से रगड़ना, तो ये सारे आपके किसके उदाहरण हैं। तो दो एग्जाम्पल, अब इसमें आप डिफरेंस पूछे तो एक तो डेफिनेशन का दोगे कि आवेश पदार्थ की सतह पर स्थिर रहता है। इसके अलावा आप क्या करोगे कि चालक अचालक दोनों में उत्पन्न होती है, और चुंबकीय क्षेत्र का जरूर लिख के आना कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेरित नहीं होता और कम समय तक रहती है। और एग्जाम्पल फिर बात करें अपने धारा विद्युत की, ये दोस्तों क्या है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण, ये क्या सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है। जबकि स्थिर में क्या हो रहा था दोस्तों, ऋणावेश और इलेक्ट्रॉन दोनों थे। पदार्थ की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ चालक में काम में लगे, उसमें इंसुलेटर भी थे। अब धारा विद्युत में चुंबकीय क्षेत्र भी प्रेरित होता है, ठीक है, इसको भी अपने आगे पढ़ेंगे जब अपने वैद्युत चुंबकत्व करेंगे। तो समय अवधि की बात करें तो धारा विद्युत का अस्तित्व भी लंबे समय तक रहता है, जैसे अपने फैन, टीवी, लाइट, ये सारे हो गए, ये धारा विद्युत का उदाहरण है, क्योंकि एक परिपथ बनता है इनसे पूरा एक, और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता रहता है और धारा कंटिन्यू आती रहती है और लॉन्ग टर्म तक रहती है। एनालॉग या डिजिटल मीटर से इसका मापन किया जाता है। तो ये दोनों अंतर है ना, ये ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है आपके एग्जाम की, और कुछ मत करना जो पीछे बताया मैंने, ये जरूर करना। अगला टॉपिक दोस्तों आपका आता है चुंबकत्व, ठीक है। ये क्या होता है, सबसे पहले तो ये क्या ऐसे बताया जाता है कि दोस्तों एक यूनान का कोई द्वीप था मैग्नीशिया, वहाँ से दोस्तों पृथ्वी भी हमने जैसे जाना था कि पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। कैसे करती है, जो हमारी अर्थ है ना उसकी कोर में क्या है, आयरन भरा है एक तो, और स्टील भरा है, जिससे क्या है कि जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड बनता है पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। लेकिन जो अंदर ये चुंबक है ना, जैसे ऊपर अपना उत्तर है तो ये एस रहेगा, और लेकिन ये चुंबक का एंड उल्टा रहेगा, तो ऐसे जनरेट पूरा फील्ड बनता है जो अपने सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों से भी बचाता है। अब अपने चुंबकत्व पे बात करते हैं कि चुंबकत्व क्या होता है। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण लोहे के टुकड़े आकर्षित होते हैं तथा स्वतंत्र रूप से लटकने पर सदैव उत्तर दक्षिण की ओर, जब भी चुंबक को आप लटकाओगे हवा में तो उत्तर से दक्षिण की ओर वे लटकेगी। अब चुंबक की बात करें तो चुंबक लोहे तथा अन्य पदार्थों का एक टुकड़ा होता है जो लोहे के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है और लटकाने पर उत्तर दक्षिण ध्रुव में ठहरता है। ये बेसिक चीज़ें हैं, सभी को दोस्तों इसके बारे में पता होगा। अब आगे जो इंपॉर्टेंट है वो अपने जानेंगे कि चुंबक है ना दो प्रकार की होती है। पहले यही ध्यान रखना है ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि टाइप ऑफ मैग्नेट पूछ ले तो दो प्रकार की होती है, एक तो प्राकृतिक एक कृत्रिम।
प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाई जाने वाला जैसे मैग्नेटाइट नामक पदार्थ जो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो ये प्राकृतिक चुंबक कहलाता है, तो मैग्नेटाइट। इसके अलावा दोस्तों जो लोह का ऑक्साइड है Fe3O4 या आग्नेय शेल है, मेटाफॉर्मिक, ठीक है, सेडिमेंट्री शेल, इनमें पाया जाता है मेन। तो मेन जो पदार्थ है वो ये है मैग्नेटाइट, जो लोहे को टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित। कृत्रिम चुंबक जो कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए जाते हैं, जो इस्पात या नरम लोहे के बनाए जाते हैं, ठीक है, तो ये कृत्रिम चुंबक कहलाएंगे। अब इनमें देखो ये सभी को पता है कि चुंबक को अगर अपने बीच में से काट दें, अपने ऐसे सोचते हैं कि ये एस है ये एन है, अगर बीच में से काट देना तो फिर वापस इसमें एक एस एन और बन जाएगा इधर, ठीक है। तो चुंबक एक ये ध्यान रखना है कि मान लो समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है और असमान ध्रुव में आकर्षण होता है, तो ये तो आपको इसको आराम से रिलेट कर सकते हो, जैसे हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था वैसे ही। अब जैसे दो चुंबक है एस एन, अब इधर है एन एस, तो ये दोनों इन दोनों को पास लाएंगे तो ये दूर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप एस एन और इधर एस एन है इसको पास लाओगे तो ये चिपक जाएंगे, ठीक है। स्थायी चुंबक इस्पात या अस्थायी चुंबक नरम लोहे का बनाया जाता है, जो अगर आपको परमानेंट चुंबक बनाना है तो वो इस्पात का बनेगा, जबकि अस्थायी चुंबक नरम लोहे का बनेगा। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सिरा उत्तर दिशा की ओर रुकता है, वह उत्तरी ध्रुव, जो दक्षिण की ओर रुकता है दक्षिण ध्रुव। ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं, तो ये ध्यान रखना उत्तर से दक्षिण की ओर लट। प्राकृतिक में बस पदार्थ याद रख लेना, मैग्नेटाइट। अब दोस्तों जो चुंबकीय ध्रुव है, चुंबक के दो सिरों होते हैं, चुंबकीय शक्ति अधिक होती है, इन्हें ध्रुव कहते हैं। तो अगर आपसे चुंबकीय ध्रुव की डेफिनेशन पूछे कि चुंबक के दोनों सिरों चुंबकीय की शक्ति अधिक होती है, उन्हें ध्रुव कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा जो चुंबक की शक्ति होती है ना दोस्तों, इनके ध्रुवों में होती है, ठीक है। अब यहाँ से आगे बताएंगे आपको जो इसकी बल रेखाएं कैसे बनती है। अब जो चुंबकीय क्षेत्र है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें दूसरा चुंबक आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। तो ये डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसमें चुंबकीय अक्ष की बात करें तो दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाएगी। जैसे ये चुंबक है तो इसके जो मिला रही है बीच में रेखा, ये चुंबकीय अक्ष। अब इसकी तीव्रता, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी तीव्रता को किस में मापा जाता है, तो वेबर में, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन दी गई है कि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत एकांक लंबाई का चालक तार अगर आप रख दो, तो जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही है, चालक पर उत्पन्न विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की माप होगी। और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन, एम्पियर, मीटर या वेबर, ठीक है। मेन वेबर है, वेबर पढ़ते हैं अपने। अब चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरंतर प्रदर्शित करती है। और चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी है ना एक दूसरे को काटती नहीं है, ऐसे देख सकते हो, देखो ये होती है चुंबकीय बल रेखाएं। अब ये दिख रहे हैं ना ये सारी, अब ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ये सारी क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं। आपके दोस्तों जितना भी सिलेबस में पॉइंट दे रखा है ना उससे बाहर मत जाना, ठीक है। बाकी मैं कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा, आप बस उसी पे फोकस रखना। फिर देखो चुंबकीय बल रेखाएं है ना, इनकी विशेषताएं आपसे पूछ सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा चुंबकत्व से। अब पीछे आपसे क्या पूछ सकता है, इसका मात्रक वगैरह पूछ सकता है, बाकी प्रकार पूछ सकता है, प्रकार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सीधी डेफिनेशन शायद ही पूछे, तो प्रकार याद रखना, प्राकृतिक और कृत्रिम चुंबक। अब चुंबकीय बल रेखाओं की क्या विशेषता होती है, ये बंद सर्किट में होती है, जैसे कि हमने देखा कि पूरी क्लोज है, लूप बनता है इनका एक, और चालक के तल में सदैव लंबवत निकलती व प्रवेश करती है, तो ये लॉन्गिट्यूड में निकलेगी और प्रवेश करेगी, उत्तर से दक्षिण की ओर चलेगी हमेशा, ठीक है। अब जब भी चलेगी ये उत्तर से दक्षिण की ओर यहाँ पे चलेगी, इनकी डायरेक्शन देख लो आप, सबकी डायरेक्शन उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। ये अगर आप लिखते हो पॉइंट बल रेखाओं के बारे में तो आपको बढ़िया मार्क्स मिल सकते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर व बराबर दूरियों पर होती है, जहाँ पे समान चुंबकीय क्षेत्र होगा।
और एक दूसरे को कभी नहीं काटती। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहाँ बल रेखाएं क्या होगी, पास होगी। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र कहाँ मिलेगा, जहाँ बल रेखाएं बिल्कुल पास होगी। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इस पॉइंट पे ना प्रबल मिलेगा इस पे। अब बात करेंगे दोस्तों अपने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। कुछ नहीं है, अपना हाथ ले, अब जो हाथ है उसके अकॉर्डिंग ही है ना अपने नियम लिख देना है, ठीक है। जैसे आप अपना जो लेफ्ट हैंड है वो इस प्रकार से रखो जो फोटो में दर्शाया गया है। तो इसमें आपका अंगूठा है ना, ये थ्रस्ट ऑफ मोशन दिखाएगा। ये जो उंगली है ये दिखाएगी आपके मैग्नेटिक फील्ड। और इधर जो नीचे ये वाली उंगली है ये क्या दर्शा रही है, करंट फ्लो, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है। देखो, अगर बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार रखा जाता है जैसे चित्र में दर्शाया गया है कि वे एक दूसरे पे क्या हो, लंबवत हो। यदि तर्जनी क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा पर, अंगूठा चालक की गति की दिशा को संकेत करेगा, ठीक है। इस नियम को जीएस फ्लेमिंग के द्वारा, अब यही नियम है ना उनके लिए भी है, विद्युत मोटर वगैरह के लिए भी यूज होता है, वहाँ भी यही नियम होता है। अब एक आता है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। अपने दाहिने हाथ की, अब इसमें देखो जो दायां हाथ है सेम वही चीज़ें हैं, बस उसमें भी थ्रस्ट ऑफ मोशन, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम वही काम करना है। इस प्रकार से तर्जनी क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक की गति की दिशा संकेत करें। तो ऐसी मध्यमा चालक प्रेरित मध्यमा चालक में प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। जो मध्यमा उंगली है ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी, तर्जनी उंगली मैग्नेटिक फील्ड को। सेम वही है, बस हाथ यहाँ पे चेंज कर दिया गया, बाएं और दाएं हाथ का नियम है। अब दोस्तों एक आता है चुंबकीय विभवांतर, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर कार्य का वह परिमाण होता है जिसका उपयोग इकाई उत्तरी ध्रुव को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। फिर जो चुंबकीय विभव है क्या कहलाता है, पहले हमने सीधा विभव पढ़ा था, विद्युत विभव। अब इकाई उत्तरी ध्रुव का अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उसका विभव चुंबकीय विभव हो जाए। दिक्पात कोण क्या आता है, किसी स्थान पर भौगोलिक यामयोत्र और चुंबकीय यामयोत्र के बीच जो कोण बनता है उसे दिक्पात कोण बोलते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पहले बता दूं मैं आपको, इनको एक बार देख के जा सकते हो। डोमेन, लोह चुंबकीय पदार्थों के भीतर असंगत अति सूक्ष्म संरचनाओं को डोमेन कहते हैं, जिसमें 10 की पावर 18 से 10 की पावर 21 तक के परमाणु होते हैं। अब आगे अपने चुंबकीय पदार्थों को भी देखेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये विभवांतर वगैरह वही है, दो बिंदुओं के बीच का अंतर विभवांतर कहलाता है। सेम वो जो डेफिनेशन वहाँ पढ़ी थी वो बस ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए होती है। अब दोस्तों क्यूरी ताप होता है जिस ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र के लिए, क्यूरी टेम्परेचर। जिस ताप पर जो लोह चुंबकीय पदार्थ है अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है उसे को क्या बोलेंगे, क्यूरी टेम्परेचर बोलेंगे। इसका 770 डिग्री सेल्सियस और निकल के लिए 358 डिग्री सेल्सियस होता है, लोहे के लिए 770 होता है। इसके बाद ये इसके ऊपर ये लोहा क्या बन जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। अब इस्पात का प्रयोग स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है, पहले पढ़ चुके हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों जो चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। डायरेक्ट आपसे वर्गीकरण पूछेगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। प्रति चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय, 3 प्रकार के टाइप आपको लिखने हैं इसमें, ठीक है। जो प्रति चुंबकीय होता है उसे डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। देखो, प्रति चुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर चलने की प्रवृत्ति रखते हैं। जो ठीक है, हाई मतलब मैग्नेटिक फील्ड से लो मैग्नेटिक फील्ड की ओर जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, प्रति चुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। और वे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकीय हो जाते हैं, जैसे जस्ता, तांबा, चांदी, सोना, हीरा, नमक, जल, बिस्मत, ठीक है। इनमें इतनी ज़्यादा चुंबकीयता आपको नहीं मिलेगी। अनुचुंबकीय की बात करते हैं, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़े से चुंबकित हो जाते हैं और कमजोर चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर चलने की। अब ये वहाँ तो क्या हो रहा था, प्रबल से कमजोर की ओर जा रहे थे, अब यहाँ से क्या है, प्रबल कमजोर से प्रबल की ओर जा रहा है, कमजोर से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर। जैसे क्रोमियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन, ये अनुचुंबकीय पदार्थ है। इनके एग्जाम्पल जरूर लिख के आना। लो चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं
और निर्बल से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से आकर्षित होते हैं। इस्पात, लोहा, फेरिक ऑक्साइड, जलीय विलयन, तो ये सारे क्या हो गए, लोह चुंबकीय पदार्थ। तो प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय तीनों वर्गीकरण जरूर याद करके जाना है, अच्छे से आपके एग्जाम में जरूर आएगा। अब दोस्तों एक प्रयोग आता है। अब वैसे ये टॉपिक कौन सा है, विद्युत धारा ले जाने वाले चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र, अपने इसको बोलेंगे विद्युत चुंबकत्व। ठीक है, ये टॉपिक है आपका यहाँ से दोस्तों, विद्युत चुंबकत्व। इसमें भी दोस्तों इतना कुछ नहीं है, आराम से याद रख सकते हो। अब ये तो प्रयोग है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब विद्युत धारा किसी धारावाहिक चालक से होकर प्रवाहित होती है, जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर है ना एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इससे क्या है, चुंबकीय सुई की सहायता से देखा जा सकता है चित्र में। ठीक है, और जो विक्षेपण को दर्शाती भी है। धारा जितनी अधिक होगी विक्षेपण उतना ही अधिक होगा। यदि धारा की दिशा उल्ट दी जाए तो विक्षेपण की दिशा भी यहाँ पे क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये बैटरी लगी हुई है, नीचे आपकी चुंबक लगी हुई है। अब बीच में अब ये स्विच को कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये विक्षेपण देख सकते हो। अब विद्युत चुंबकत्व और विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबकत्व एक कृत्रिम चुंबक है जो किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और धारा बंद होने पर यह क्षेत्र क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना या प्रेरित होने की घटना को ही विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। तो ये वाली लाइन है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो वो विद्युत चुंबकत्व कहलाएगा। ठीक है, तो ये आप चित्र बना सकते हो। अब बैटरी को जैसे कनेक्ट किया, अब यहाँ पे पूरा यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब दोस्तों सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो इसमें दोस्तों एक नियम आता है, नियम आगे पढ़ेंगे। जब करंट को देखो सीधे करंट ले जाने वाले कंडक्टर से गुजारा जाता है तो उसके चारों ओर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एग्जाम्पल, लोहे का बुरादा ले लो, उसे हम देख सकते हैं कि कंडक्टर के चारों ओर संकेंद्रित वृत्तों में खुद को संरेखित रखता है। ठीक है, पूरा एकदम ऐसे घूमता रहेगा, पूरा इसका आसपास जो लोहे के कण हैं घूमते रहेंगे। अब इसमें एक नियम आता है दोस्तों, दाएं हाथ का अंगूठा नियम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब एक सीधे चालक को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा बताएगा धारा की दिशा, ये क्या बताएगा, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट को बताएगा। तो अंगुलियों के सिरे या अंगुलियों के घुमाव, अब ये जो अंगुली है ना, ये किसको बता रही है आपके, ये मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है। मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है। बस अंगूठे का वाला नियम यही है कि हाथ को ऐसे रखना है, ऊपर जो फोटो में है ये जो उंगलियां ये मैग्नेटिक फील्ड को बताएंगी और अंगूठा धारा की दिशा को बताएगा। अब वृत्ताकार लूप से प्रवाहित धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको देख लेते हैं। जब दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग कर एक गोलाकार चालक तार के लिए भी किया जा सकता है, सेम नियम वही लगेगा क्योंकि इसमें छोटे सीधे खंड शामिल होते हैं। धारा ले जाने वाले तार पर प्रत्येक बिंदु पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो केंद्र में सीधी रेखाओं के रूप में दिखाई देता है। अब यहाँ पे जैसे भी करंट फ्लो होगा तो सेम उसी की तरह, जैसे उंगलियां अंगूठे का नियम देखा था ना, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बता दूं पहले ही आपके। अब सेलेनॉइड में करंट के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो ये इसके उदाहरण है, डायरेक्ट आप एग्जाम्पल लिख के आ सकते हो। ठीक है, इसको पूरा मत दर्शा के आना, एग्जाम्पल पूछे तो लिख के आ सकते हो। एक सिलेंडर के आकार में लिपेटे गए गोलाकार घुमावों का एक कुंडल है, तो यहाँ भी देख सकते हो आप, एक चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है जब भी इसमें करंट प्रवाहित होगा। करंट प्रवाहित होना जरूरी है, उसे अपने विद्युत चुंबकत्व बोलेंगे, ये ध्यान रखना। अब जो अपनी मोटर होती है ना, विद्युत मोटर, ये क्या करती है दोस्तों, आपके इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो इसमें भी दोस्तों ये आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। ये जो लाइनें हैं ये चुंबकीय क्षेत्र को ही प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है। तो इसमें देख सकते हो आप कि ये फोर्स बता रहा है और मैग्नेटिक फील्ड को उंगली बता रही है। तो ये वही है फ्लेमिंग के लेफ्ट और राइट हैंड वाले नियम। अब दोस्तों जो विद्युत जनरेटर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और जनरेटर, अब इससे पहले अपना एक फैराडे का प्रयोग पढ़ लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र
फेराडे ने पाया कि चुंबकीय क्षेत्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के रूप में जाना जाने वाला प्रेरित विद्युत परिपथ के साथ अंतःक्रिया करता है। किसी कुंडली की और चुंबक को ले जाने से कुंडली परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है, जिसे गैल्वेनोमीटर की सुई में क्या होता है, विक्षेपण दर्शाएगा। अब जैसे भी दोस्तों आप यहाँ पे आपके क्या है, कोइल और लूप, सीधा सा यहाँ पे देखो चित्र में आसानी से समझ आएगा। अब जैसे भी आप चुंबक को है ना इसके पास ले जाओगे ना, इस लूप के अंदर ले जाओगे, तो यहाँ पे क्या है कि गैल्वेनोमीटर क्या दर्शाएगा, आपका विक्षेपण बताएगा, उसने इसकी सुई हिलेगी। ठीक है, तो विद्युत, अब आ जाती है आपके दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है, इसको अपने अच्छे से करेंगे। ये मैंने बहुत ज़्यादा दोस्तों इसमें डिटेल में लिख रखा है, उसको आप थोड़ा सा बेसिक सा भी याद रख सकते हो, ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना है। तो इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं पहले ही, विद्युत चुंबकत्व में मेन आपको डायरेक्ट ये वाली चीज़ याद रखनी है, क्या होता है क्या नहीं होता, आराम से। ठीक है, बस इसका ये याद रखना है कि विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना या प्रेरित होने की घटना ही विद्युत चुंबकत्व कहलाती है। ठीक है, बाकी ये अंगूठे वाला नियम याद रख सकते हो, बाकी ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो तरंगे बहुत सारी प्रकार की होती हैं, जैसे प्रकाश, विद्युत आवेश, कणों के ऊर्जा में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न। अब मेन अपने चलते हैं सीधा उस पे, विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं क्या होती है सबसे पहले तो। ठीक है, अब बहुत सारे प्रकार की हो जाएंगी और इनकी पहले विशेषताएं देख लेते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे, वे अनुप्रस्थ होती हैं, अर्थात उनमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। तो अपने को तो ये ध्यान रखना है, अगर आपसे विशेषताएं पूछे तो ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। इतना ही अगर आप लिखे आए तो बढ़िया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, क्योंकि इनके अंदर जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के जो दोलन होते हैं तरंग संचरण की दिशा के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। फिर इसकी तरंग दैर्ध्य और आवर्ती, प्रत्येक तरंग की आवर्ती अलग अलग होती है, इसको अपने जानेंगे जब सारी पढ़ेंगे अपने। गति दोस्तों, निर्वात में सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे समान गति से चलती है, जो लगभग प्रकाश की गति के बराबर होती है, तो गति इनकी बहुत होती है। तो निर्वात में ये समान रूप से चलेगी। ऊर्जा की बात करें तो विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा इसकी आवर्ती के आनुपातिक होती है। एक्सरे और गामा किरणों जैसी उच्च आवर्ती वाली तरंगे, रेडियो तरंगे कम आवर्ती वाली तरंगों की तुलना में अधिक ऊर्जा ले जाती है। तो इसको अपने आगे पढ़ेंगे जब एक्सरे और उसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तो ये ध्यान रखना है आपको इसमें कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ये अनुप्रस्थ होती हैं, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों, प्रत्येक तरंग की एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य होती है, और निर्वात में गति सभी की समान गति से चलती है, लगभग प्रकाश के वेग से, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। देखो, यांत्रिक तरंगों के विपरीत विद्युत चुंबकीय तरंगों की यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की, इन्हें कोई मीडियम नहीं चाहिए, तथा वे अंतरिक्ष के निर्वात में भी प्रसारित हो सकती है। तो इन्हें कोई भी माध्यम नहीं चाहिए प्रवाहित होने के लिए। स्पेक्ट्रम की बात करें तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में तरंग दैर्ध्य और आवृत्तियों की एक श्रृंखला होती है, जिसमें अलग अलग, जैसे आप देख सकते हो, अलग अलग तरंग के लिए अलग अलग इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, नीचे देखो ये फ्रीक्वेंसी देख सकते हो, अलग अलग है सबकी। अब दो को परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन। विद्युत चुंबकीय तरंगे जल में तरंगों के समान परावर्तित, अपवर्तित और विवर्तित हो सकती है। ठीक है। ध्रुवीकरण, इन तरंगों को पोलराइज किया जा सकता है, अर्थात उन्हें विद्युत क्षेत्र का अभिविन्यास एक विशेष दिशा में संरेखित कर सकते हैं। इनका अपने ध्रुवीकरण भी कर सकते हैं। पदार्थ के साथ अंतःक्रिया, विद्युत चुंबकीय तरंगे पदार्थ के साथ विभिन्न तरीकों से अंतःक्रिया करती है, जिसमें अवशोषण, संचरण, प्रकीर्णन शामिल है, जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। बाकी तो विद्युत चुंबकीय विकिरण सदृश्य, कण सदृश्य दोनों गुण प्रदर्शित करता है, और कुछ स्थितियों में फोटोन की तरह व्यवहार करता है। इसमें दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो अनुप्रस्थ वाला, आवर्ती, इसकी गति और माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो ये 3-4 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे आपको दोस्तों सारी तरंगें दिख रही होगी, इसको मैंने आगे भी लिखा है, हर तरंग के बारे में उसके अनुप्रयोग लिखे हैं, कहाँ उपयोग किया जा सकता है वो भी लिखे हैं, वो आप पढ़ो तो आपकी मर्जी है। देखो, रेडियो टाइप वेवलेंथ, ये रेडियो तरंगे हैं, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, विजिबल तरंगे है, अल्ट्रावायलेट है, एक्स रे है, गामा रे है,
तो इनकी क्या है कि देखो आवृत्ति बढ़ती जा रही है यहाँ पे। अब इसको क्या बोलते हैं, एक इनकी ये वेवलेंथ भी दे रखी है देखो, 10⁻3, 10⁻2, 10⁻5.5 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो इसके अलावा इनकी फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे दे रखी है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले रेडियो तरंगे हैं, यहाँ भी सबसे पहले रेडियो है, तो इनका क्रम याद रखना, RMIV UXG, RMIV UXG। ठीक है, इस क्रम को जरूर याद रखना। देखो रेडियो तरंगे, अब इनको अपने को डिटेल में अगर आपको देखना है तो आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती है जो त्वरण से गुजरते हैं, जैसे कि एंटीना में इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो रेडियो वेव। जब ये कण त्वरित होते हैं तो दोलनशील विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं और प्रकाश की गति से बाहर की ओर फैलते हैं। जब भी तो दोस्तों अपने को इतनी जल्दी संकेत मिल जाते हैं, कहाँ से, जब अपने रेडियो टेलीविजन पे कुछ देखते हैं तो लंबी तरंग दे रही होती है। ठीक है, 1 मिलीमीटर से 100 किलोमीटर तक इनकी क्या होती है, तरंग दैर्ध्य निम्न आवृत्ति की होती है, 3 किलो हर्ट्ज से 300 गीगा हर्ट्ज तक। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको आपने को इतना डीप में नहीं याद करके जाना, इतना याद भी नहीं रहेगा। मेन इतना याद रख सकते हो कि आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती है, और या इसके अनुप्रयोग याद रख सकते हो। तो लंबी दूरी तक यात्रा कर सकते हैं, वायुमंडल में फैल सकते हैं रेडियो तरंगे। प्रसारण में, संचार में, रडार में भी उपयोग किया जाता है, जिसमें क्या है कि मौसम का पूर्वानुमान बताया जाता है। सैनिकों के भी अनुप्रयोग के लिए अल्टीमीटर में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेविगेशन सिस्टम में, जीपीएस में, चिकित्सा में भी इसका अनुप्रयोग है। विस्तृत इमेजिंग के लिए चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, इसको अपने इमेजिंग को भी आगे पढ़ेंगे। एमआरआई में कुछ रेडियो आवृत्तियों का उपयोग किया जाता है। मेन ये है, प्रसारण वगैरह में ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ऑडियो और वीडियो संकेतों को विशाल दूरी तक प्रेषित कर सकते हैं अपने किसमें, रेडियो तरंग की सहायता से। ठीक है, अगर आपका मन हो तो आप इसकी दूरी, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति याद रख सकते हो, बढ़िया रहेगा। फिर अगर अपने बात करें दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे 1 सेकेंड, अब दोस्तों आपके माइक्रोवेव आ जाती है। मेन माइक्रोवेव में भी माइक्रोवेव तरंगें यूज होती है, जो अपने माइक्रोवेव यूज करते हैं। मैग्नेट्रॉन नामक इलेक्ट्रॉन उपकरणों का उपयोग करके इन्हें उत्पन्न किया जाता है। कौन से, मैग्नेट्रॉन। ये ध्रुवीय अणुओं में विशेष रूप से पानी वाले पदार्थों द्वारा अवशोषित होते हैं। ठीक है, और अवशोषित होने पर माइक्रोवेव की ऊर्जा ध्रुवीय अणुओं को कंपन करने का कारण बनती है, जिससे क्या है कि तापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब इनकी वही सेम उसी की तरह तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति दे रखी है। 1 मीटर से 1 मिलीमीटर तक इसकी तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक हो गई। प्रवेश क्षमता, आयनीकरण दिशा दे रखी है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुप्रयोग की बात करें तो माइक्रोवेव ओवन में इसका योग किया जाता है। भोजन में मौजूद पानी के अणुओं को कंपन कराकर गर्मी पैदा करके खाना पकाता है। तो कैसे प्रयोग है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्या क्या कि भोजन में जो पानी के अणु स्थित होते हैं ना, उनको कंपन करवाकर गर्मी पैदा करता है ये। संचार, मोबाइल फोन उपग्रह, इनमें भी उपयोग की जाती है, रडार प्रणाली में भी। ठीक है, चिकित्सा, औद्योगिक में भी इसका उपयोग किया जाता है, वायरलेस नेटवर्किंग में भी, नेविगेशन में भी किया जाता है, सुदूर संवेदन में भी किया जाता है। ठीक है, मेन माइक्रोवेव ओवन है जो अपने पढ़ते हैं। फिर इंफ्रारेड तरंगे आ जाती है। मानव की आंखों के लिए अदृश्य है, लेकिन उन्हें गर्मी में महसूस किया जा सकता है। तो ये तरंगे क्या है कि अपने देख नहीं सकते, मानव की आंखों के लिए क्या है, अदृश्य है। सभी वस्तु अपने तापमान के आधार पर इंफ्रारेड विकिरणें उत्सर्जित करती हैं। कोई भी वस्तु जितनी अधिक गर्म है वह उतना अधिक इंफ्रारेड विकिरणें उत्सर्जित करेगी, अपने इसको महसूस कर सकते हैं। तरंग दैर्ध्य इसकी दोस्तों दे रखी है। देखो अवरत तरंगों की तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश से लंबी होती है, लेकिन माइक्रोवेव से कम होती है, मतलब 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर में तक। ठीक है, अलग अलग इसमें बैंड होते हैं, ये नहीं याद रखना। अब इसके अनुप्रयोग याद रख सकते हो आप कि थर्मल इमेजिंग में इंफ्रारेड कैमरे वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित गर्मी का पता लगाते हैं, और इनका उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण, भवन निरीक्षण में किया जाता है। रिमोट कंट्रोल में आप देख सकते हो, तो यही किरणें यूज की जाती है, इंफ्रारेड। ठीक है, अवरक्त किरणें भी बोलते हैं इन्हें। LIDAR एक सुदूर संवेदन तकनीक है जिसका उपयोग दूरियों को मापने के लिए किसी क्षेत्र में आकार और सतह विशेषताओं में। तो ये एग्जाम्पल है ना अनुप्रयोग, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे।
सुरक्षा और निगरानी के लिए, पर्यावरण निगरानी के लिए, दूर संचार के लिए, खगोल विज्ञान के लिए। ठीक है। फिर बात करते हैं दृश्यमान प्रकाश। दृश्यमान स्पेक्ट्रम मानव आंख द्वारा देखे जा सकने वाले सभी रंग है, जिसमें बैंगनी, विबज्योर जो अपने पढ़ते हैं, ठीक है, विबज्योर। अब यहाँ पे दो, बैंगनी जिसकी सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य होती है, लाल की सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य होती है। तो ये याद रखना है अपने को। तरंग दैर्ध्य जैसे जैसे कण यह तरंग जैसे और कण जैसे दोनों गुण प्रदर्शित करती है। तरंग जैसे भी करेगी और कण जैसे भी करेगी। अभी इसकी तरंग दैर्ध्य दे रखी है दोस्तों 380 से 750 nm तक नैनोमीटर में है। ठीक है। और विशेषताएं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक इंपॉर्टेंट है कि मानव की आंख द्वारा देखी जा सकती है। अनुप्रयोग की बात करें तो प्रकाशिकी में उपयोग किया जाता है, चश्मों, कैमरों से लेकर सूक्ष्मदर्शी में, रंग विज्ञान में, ठीक है, पदार्थों की अंतःक्रिया समझना, फोटोग्राफी और फिल्म में दृश्य प्रकाश का उपयोग फोटोग्राफी कैप्चर करने में किया जाता है, संचार में किया जाता है, फाइबर ऑप्टिक्स में लंबी दूरी तक आपको डेटा संचारित करना है तो वो इसी के द्वारा होगा। इसके अलावा दोस्तों फिर आ जाती है आपकी पराबैंगनी यूवी रेज, ठीक है, अल्ट्रा वायोलेट रेज। प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण है जो दृश्यमान स्पेक्ट्रम के परे बैंगनी सिरे पर स्थित होता है। यूवी विकिरण वायुमंडलीय रसायन विज्ञान को प्रभावित करता है। यूवी रेज विशेषताएं दोस्तों, इसकी 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक इसकी होती है तरंग दैर्ध्य। इसकी श्रेणियां भी दी गई है, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। ठीक है। तो ये नहीं याद रखना आपको। और यूवी विकिरण मानव आंखों को दिखाई नहीं देता। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में यूज किया जाता है दोस्तों, जैसे त्वचा के रोग हो गए, फोटोथेरेपी, दंत चिकित्सक की प्रक्रियाओं में, जल शोधन में। तो आपने देखा होगा यूवी रेज के द्वारा स्किन की लाइटनिंग करते हैं आजकल। फोरेंसिक सुरक्षा, जल शोधन, खाद्य उद्योग में भी यूज किया जाता है। तो अनुप्रयोग थोड़ा बहुत पढ़ के जा सकते हो। एक्सरे की बात करें तो विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है जो ब्लैक होल, न्यूट्रॉन, तारे और सुपरनोवा अवशेषों जैसे ब्रह्मांडीय घटनाओं द्वारा स्वाभाविक रूप से उत्सर्जित होता है। ठीक है। एक्सरे क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है, विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक प्रकार है जो ब्लैक होल, न्यूट्रॉन, तारे और सुपरनोवा अवशेषों जैसी ब्रह्मांडीय घटनाओं द्वारा क्या होता है, स्वाभाविक रूप से उत्सर्जित होता है। और एक्सरे ट्यूब और सिंक्रोट्रॉन का उपयोग करके प्रयोगशालाओं में उत्पादित किया जाता है एक्सरे को। ठीक है। इसकी उच्च ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य होती है और एक्सरे पदार्थों द्वारा प्रकीर्णित किया जा सकता है। एक्सरे का उपयोग जैसे अपने हड्डी वगैरह कोई टूट जाती है तो वो एक्सरे के द्वारा उसे चेक किया जाता है। रेडियोग्राफी में, ठीक है, मेन फ्रैक्चर वगैरह। तो अनुप्रयोग याद रखना है मेन, तो रेडियोग्राफी में, कंप्यूटर टोमोग्राफी में, इसके अलावा फ्लोरोस्कोपी में आंतरिक संरचनाओं का वास्तविक समय इमेजिंग की जरूरत पड़ती है तो इसी का उपयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में, ठीक है, उच्च ऊर्जा एक्सरे का उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए भी कई बार कर लिया जाता है। तो मेन आपको एक्सरे के बारे में यही पता होना चाहिए कि ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण का ही एक रूप है। ठीक है। और फिर इसके अलावा आपके जो सामग्री विशेष अलग अलग चीज़ें बताई गई है, जैसे हवाई अड्डों पे सामान वगैरह चेक करते हैं तो उनमें यूज किया जाता है कैसे। फिर गामा किरणें आती हैं। गामा किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की उच्चतम ऊर्जा छोर का प्रतिनिधित्व करती हैं, सबसे ज़्यादा इनमें ही होती है। वे अक्सर रेडियोधर्मी नाभिक के क्षय द्वारा उत्पन्न होती है। तो ये गामा किरणें बहुत खतरनाक होती है। इस प्रक्रिया को गामा क्षय के रूप में जाना जाता है, जिसमें एक उत्तेजित नाभिक से गामा फोटोन का, जब मैंने आपको पढ़ाया था उसको अपने आगे भी करेंगे, नाभिक के संलयन और विखंडन में कैसे होते हैं, लेकिन ये पहले भी अपने कर चुके हैं। तो ऊर्जा में सबसे ज़्यादा इन्हीं की होती है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में, गामा किरणों की ऊर्जा सबसे अधिक होती है, लेकिन इनका तरंग दैर्ध्य है ना सबसे छोटा होता है। ठीक है। यहाँ तक कि एक्सरे से भी अधिक। देखो, तो सबसे पहले मैंने आपको फोटो दिखाई थी ना एक, जिसमें सारी किरणें दे रखी थी, वो ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। तो इससे ही आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी किसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, इसमें ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। देखो गामा रेज, तो इससे ही आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। गामा रेज का उपयोग की बात करें तो दोस्तों मेडिकल इमेजिंग में किया जाता है, जैसे पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, शारीरिक संरचनाओं की विस्तृत छवियां प्रदान करनी हो तो भी इसका उपयोग नाभिकीय भौतिकी में उपयोग किया जाता है। रेडियोधर्मी संदूषण में ठीक है,
तो ये इम्पोर्टेंट है कि रेडियो धर्मी संदूषण में गामा किरणों का उपयोग पर्यावरण में रेडियो धर्मी संदूषण की निगरानी और मेजरमेंट के लिए किया जाता है। और बाकी इसमें भेदन क्षमता वगैरह दे रखी है, लेकिन ये इतना नहीं याद रखना आपको। फिर बात करते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट आ जाता है अपना ध्वनि साउंड। साउंड को भी अच्छे से करेंगे, ठीक है। अब जो दोस्तों सभी को पता है, जो ध्वनि हमारे कानों के श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है, और ये क्या है कि एनर्जी का ही एक फॉर्म है, ये ऊर्जा का ही रूप है जिसे अपने क्या है सुन सकते हैं। और ऊर्जा संरक्षण का नियम ध्वनि पे भी लागू होता है, ठीक है। जैसे ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही बनाया जा सकता है, एक रूप से दूसरे में स्थानांतरित किया जा सकता है। ध्वनि का संचरण तरंगों के रूप में होता है। जो भी साउंड वेव्स हैं ये क्या चलेगी, तरंगों के रूप में चलेगी। और ध्वनि तब पैदा होती है जब वस्तु कंपन करती है, ठीक है। जब अपने मान जैसे घंटी बजाते हैं, जब कंपनमान वस्तुओं से ध्वनि पैदा होती है। जैसे प्रयोगशाला में कंपनमान स्वरित द्विभुज से ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जैसे आगे आपको दे रखा है, वो फोटो यहाँ पे लगी नहीं हुई। तो किसी धागे की सहायता से लटकाकर कंपनमान स्वरित्र द्विभुज से स्पर्श करते हैं और गेंद एक बड़े बल के द्वारा दूसरी ओर धकेल दी जाती है। सिंपल सा है, कुछ नहीं है कि मान लो यहाँ पे कोई प्लेट लगी है लोहे की, और यहाँ से एक बॉल बांधी, इसको छोड़ देंगे, इससे टकराएगी तो ध्वनि उत्पन्न होगी, यही चीज़ है। अब दोस्तों कंपन करते तंतु से सितार इसका एग्जाम्पल है कि कंपन करते तंतु से ध्वनि उत्पन्न होना सितार एग्जाम्पल हो गया। वायु से ध्वनि उत्पन्न होना बांसुरी हो गया, ठीक है। बांसुरी बजाते हैं तो पूरी अपने हवा का यूज करते हैं। अगर कंपन करती तनित झिल्ली से तबला या ड्रम, उसको पीट के, कंपन करती प्लेटों के द्वारा साइकिल की घंटी, वस्तुओं के घर्षण के द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं, वस्तुओं के खुरचन या रगड़क के द्वारा। तो ध्वनि उत्पन्न बहुत सारे तरीकों से की जा सकती है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ये इतनी आपकी इंपॉर्टेंट नहीं, आगे आएगा। अब ध्वनि का आता है संचरण। कैसे संचरण होता है, ट्रांसफर कैसे होता है। वह पदार्थ जिसमें ध्वनि संचरित होती है माध्यम कहलाता है, मीडियम कहलाता है। माध्यम ठोस, द्रव या गैस कोई भी हो सकता है। ध्वनि तीनों माध्यम में संचरित होती है। जब एक वस्तु कंपन करती है तो उसके आसपास के वायु के कण भी बिल्कुल वस्तु की तरह ही कंपन करते हैं और अपनी संतुलित अवस्था से क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। अब ये दोस्तों जो कंपनमान वायु के कण हैं आसपास के वायु कणों पे लगते हैं, अतः वे कण भी अपनी विरामावस्था से क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। अब ये प्रक्रिया के माध्यम तब तक चलेगी जब तक ध्वनि हमारे कानों में नहीं पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ माध्यम से होकर गति करता है, माध्यम के कण गति नहीं करते। तो ये ध्यान रखना, इसमें कण गति नहीं करेंगे, विक्षोभ माध्यम से होकर गति करेगा। अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपने, तो इसमें इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि ठोस, द्रव या गैस हो सकता है माध्यम, ठीक है। और जिससे संचरित होती है उसको माध्यम बोलेंगे। तरंग क्या है, एक विक्षोभ है जो माध्यम में गति करता है और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा को ले जाता है, और जबकि दोनों बिंदुओं में सीधा संपर्क नहीं होता। अब जो तरंग है इसमें क्या है कि डायरेक्ट संपर्क नहीं होगा, लेकिन तरंग के माध्यम से ही है ना अपने पास क्या आती है, आवाज़ आती है। और ध्वनि यांत्रिक तरंगों के द्वारा संचरित होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ध्वनि संचरित होती है यांत्रिक तरंगों के द्वारा, जिन्हें अपने मैकेनिकल वेव्स भी बोल सकते हैं, मैकेनिकल वेव्स। तो यांत्रिक तरंगों के द्वारा संचरित होती है। ध्वनि तरंगें क्या होती हैं, अनुदैर्घ्य होती हैं। जब एक वस्तु कंपन करती है तो आसपास की वायु को संपीड़ित करती है। इस प्रकार एक उच्च घनत्व या दाब क्षेत्र बनता है जिसे संपीड़ित कहते हैं। सिर्फ इतना याद रखना है कि अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं आपको तो, और यांत्रिक तरंगों के द्वारा संचरित होती है। जब कंपनमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब क्षेत्र बनता है जिसे विरलन कहते हैं, तो इसको भी आगे पढ़ेंगे अपने। जब वस्तु आगे पीछे तेजी से कंपन करती है तो हवा में संपीड़न और विरलन की श्रेणी बनकर ध्वनि तरंग बना लेती है। और ध्वनि तरंग का संचरण घनत्व परिवर्तन का संचरण है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये ध्यान रखना। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती, मीडियम की आवश्यकता होती है। तो इम्पोर्टेंट ये है, जो बाकी रेज पीछे पड़ रहे थे उसमें निर्वात में गमन कर सकती थी और बढ़िया स्पीड से कर रही थी, लेकिन ध्वनि के लिए अपने को ठोस, द्रव या गैस कोई ना कोई अपने को मीडियम चाहिए। तो ये निर्वात में संचरित नहीं होती। तो ये थोड़ी सी विशेषताएं अगर आपसे पूछे तो ध्वनि की तरंगों के बारे में ये 3-4 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं है। एक तो अनुदैर्घ्य तरंगें हैं, यांत्रिक तरंगों द्वारा संचरित होती है, निर्वात में संचरित नहीं होती।
अब देखो ये विद्युत घंटी दी गई है आपको, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे डायग्राम दे रखा है ये प्रयोग करके, ठीक है। जब एक विद्युत घंटी को वायु रुद्ध बेलजार में, जहाँ पे वायु बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कोई माध्यम नहीं है अपने पास, जब बेलजार वायु से भरा है तब ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन जब निर्वात पंप को चालू कर दिया जाता है तो बेलजार से निकल कर घंटी बजाते हैं तब ध्वनि सुनाई नहीं देती है। तो ये ध्यान रखना कि निर्वात में है ना वायु ध्वनि संचरित नहीं करेगी, मेन पॉइंट यही है इसमें। और ध्वनि क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है, पहला पॉइंट हमने यही पढ़ा था। अब इसको थोड़ा अपने एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, इसको समझाओ। वह तरंग जिसके माध्यम के कण आगे पीछे उसी दिशा में कंपन करते हैं जिस दिशा में तरंग गति करती है, तो उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। जब एक स्लिंकी को धक्का देते हैं, खींचते हैं, संपीड़न तथा विरलन बनते हैं, ठीक है। जैसे ये स्प्रिंग है, अब इसको अपने ने खींचा, फिर दूसरी स्थिति में इसको क्या कर रहे हैं, अपने कंप्रेस कर रहे हैं, ये क्या है, स्प्रिंग। स्लिंकी लिख रखा है, इसको स्प्रिंग है, एक ही बात है दोनों। कणों के कंपन की दिशा तरंग की दिशा की क्या होती है, समानांतर होती है, ठीक है। यही चीजें यहाँ पे बताया गया है कि अनुप्रस्थ तरंगे कैसे है। ये मेन तो ये ऊपर वाला ही पॉइंट है। और ये एग्जाम्पल लिख के आ सकते हो कि वह तरंग जिसमें माध्यम के कण आगे पीछे दिशा में कंपन करते हैं या जिस दिशा में तरंग गति करती है। और या ये लिख के आ सकते हो कि ये 1 सेकेंड, कणों के कंपन की दिशा तरंग की दिशा के समानांतर होती है, ठीक है। इसकी जगह ये भी लिख के आ सकते हो आप, दोनों में से कोई भी। कणों के जो कंपन की दिशा है तरंग की दिशा की, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर ये वाला याद रहे तो। फिर बात करेंगे इनके अभिलक्षण दे रखे हैं कि तरंग दैर्ध्य, आवर्ती, आयाम, आवर्तकाल, तरंग संवेग, ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो ये ध्वनि के लिए है तरंग दैर्ध्य। ध्वनि तरंग में एक संपीड़न तथा एक सटे हुए विरलन की कुल लंबाई को क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। जो कंप्रेशन हो रहा है और विरलन हो रहा है उसको, तो दो क्रमागत संपीड़नों या विरलनों के मध्य बिंदुओं के बीच दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य। तो अब इसमें आपको दो ही टर्म याद रखनी है ध्वनि के लिए, साउंड के लिए। इसमें साइंस में क्या होता है कि एक टर्म अलग अलग चीज़ों के लिए, वहाँ भी अपने तरंग दैर्ध्य पढ़ रहे थे, जो अल्ट्रा वायलेट रेज वगैरह है उनकी पढ़ी थी। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि दो क्रमागत, अब यहाँ पे तरंग, दो चीज़ें याद रखनी है आपको। एक तो संपीड़न याद रखना है, एक याद रखना है विरलन। ये कंप्रेशन होता है, ये एक्सप्रेस मतलब खोलना होता है इसको। तो दो क्रमागत संपीड़नों तथा दो क्रमागत विरलों के मध्य बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य। इसको लैम्बडा से अपने क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये लैम्बडा का साइन है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर में होता है। ध्वनि की तरंग दैर्ध्य का मात्रक अगर आपसे पूछे तो मीटर में होता है। लैम्बडा से इसको अपने प्रदर्शित करते हैं। संपीड़न और विरलन को ध्यान में रखना। आवर्ती 1 सेकंड में उत्पन्न पूर्ण तरंगों की संख्या 1 सेकंड में कुल दोलनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। जितनी तरंगे 1 सेकंड में दोलन कर जाएगी ना, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी दोस्तों, आवर्ती। 1 सेकंड में गुजरने वाले संपीड़नों और विरलनों की संख्या भी। तो अगर आप सिर्फ संपीड़न और विरलन को याद रखो तो आपको तरंग दैर्ध्य में भी काम आ जाएगा और यहाँ भी काम आ जाएगा। क्योंकि ऊपर तो क्या है कि बीच की दूरी है, यहाँ पे क्या है, संपीड़न और विरलनों की संख्या की जो आवर्ती है वो क्या कहलाएगी, गुजरने वाले संपीड़नों और विरलों की संख्या को। तो यहाँ पे तो क्या है कि दूरी और यहाँ पे उसकी संख्या हो जाएगी। इसकी आवर्ती हर्ट्ज में नापते हैं, ठीक है। इसको अपने न्यू से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे न्यू बोलते हैं इसको। फिर आवर्तकाल आ जाता है दोस्तों। एक कंपन या दोलन को पूरा करने के लिए जो समय है उसको आवर्तकाल बोलते हैं। अब अपने को साउंड के लिए देखना है तो ये आवर्तकाल की डेफिनेशन तो सभी के लिए है, साउंड के लिए ये है कि दो क्रमागत संपीड़न या विरलन को एक निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय। आराम से याद रख सकते हो। देखो तरंग दैर्ध्य क्या होगा, लंबाई होगी संपीड़न विरलन की। यहाँ पे क्या लेनी है अपने को, लेंथ लेनी है, लंबाई। यहाँ पे तो अपने लंबाई देख रहे हैं। आवर्ती में क्या देख रहे हैं, अपने संख्या देख रहे हैं। आवर्तकाल में अपने क्या देख रहे हैं, समय देख रहे हैं। तो संपीड़न और विरलन दो ही चीज़ें याद रखनी है। इसका ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है। आयाम की, किसी माध्यम के कणों की उसकी मूल स्थिति के दोनों और अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहा जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, ठीक है।
अब ध्वनि से तारत्व, प्रबलता, गुणता जैसे अभिलक्षण इस आयाम में ही पाए जाते हैं, इनको भी अपने देखेंगे। तो मेन 3 चीजें हैं। तरंगों के लक्षण पूछे ध्वनि तरंगों के, तो तरंग दैर्ध्य, आवर्ती और आवर्त काल करके आओगे आप। ठीक है, तरंग दैर्ध्य, आवर्ती और आवर्त काल। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको सारी चीजें। अब तारत्व क्या होता है? देखो, कोई भी उत्सर्जित ध्वनि निकलती है कहाँ से, तो उस आवर्ती को मस्तिष्क किसी प्रकार अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं? तारत्व कहते हैं। तो किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है, आवर्ती उतनी ही अधिक होती है और उसका तारत्व भी अधिक होगा। आवर्ती बढ़ेगी तो तारत्व भी बढ़ेगा, और जिसका तारत्व कम होता है उसकी आवर्ती भी कम होती है। ठीक है, ये निम्न तारत्व की ध्वनि है। ठीक है, और ये ज़्यादा तारत्व की, ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, सीधी से आराम से समझ सकते हो चीज़ों को। प्रबलता क्या होती है? ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों के आयाम पे निर्भर करती है। अब ये क्या करेगी? आयाम पे निर्भर कर रही है, जो हमने आयाम पढ़ा। ठीक है, आयाम के अंदर ही होता है ये सारी चीज़ें। कानों में प्रति सेकंड पहुंचने वाली ध्वनि ऊर्जा को मापने को ही क्या कहते हैं? प्रबलता। मृदु ध्वनि का आयाम कम होता है जबकि प्रबल ध्वनि का आयाम अधिक होता है। इसको अपने डेसिबल में मापते हैं। ठीक है। गुणता, किसी ध्वनि की गुणता उसकी तरंग की आकृति पे निर्भर करती है। ठीक है, एक एक कलावर्ती होगी, मिश्र अनेक ध्वनियों के मिश्रण को स्वर कहते हैं, जो कर्णप्रिय नहीं होती। ठीक है, उससे अपने को सिर भी दुखने लग जाता है। फिर आता है तरंग वेग। एक तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को तरंग वेग कहते हैं। इसका मात्रक की बात करें तो मीटर पर सेकंड होता है, और v इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन टी, इसको से अपने इसको निकाल सकते हैं अगर उसका तरंग का वेग निकालना हो। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बता दूं। अब विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बताता चलता हूँ दोस्तों। तो आप थोड़ा सा, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो सपोर्ट जरूर करें। ध्वनि की चाल माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है जिसमें ये संचरित होती है। गैसों में सबसे कम, द्रवों में सबसे ज़्यादा, ठोसों में सबसे। देखो, ठोस में एक सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है, ये ध्यान रखना है। तो ध्वनि की चाल पूछे, ध्वनि की तेजी कह सकते हो, तो ठोस में सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद दोस्तों द्रव में होगी, उसके बाद किस में होगी? गैसों में होगी। तापमान के साथ बढ़ती है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ध्वनि की चाल बढ़ेगी। आर्द्रता बढ़ने पे ध्वनि की चाल बढ़ेगी। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक है। ठीक है, और वायु में ध्वनि की चाल 22 डिग्री पर 344 मीटर पर सेकंड है, वायु में बात करें तो। अब ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि लौट कर जैसे टकरा कर कहीं वापस आती है तो उसको परावर्तन कहा जाता है। और सेम दोस्तों, जो प्रकाश का नियम होता है वैसे ये पालन करती है। ठीक है, देखो, आपतित ध्वनि तरंग, परावर्तित ध्वनि तरंग और आयतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होता है। सेम अपने उसमें भी पढ़ते हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन करते हैं वैसे सेम। तो इसमें आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, ध्वनि के परावर्तन में आपतन परावर्तन कोण के बराबर होता है। बाकी इंपॉर्टेंट ये माध्यम बड़ा है जो मैंने आपको बताया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर बात करें प्रतिध्वनि की। ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण ध्वनि के दोहराव को, जो 2 बार अपने को, जैसे अपने पहाड़ों वगैरह में आवाज मारते हैं तो 2-4 बार अपने पर वापिस टकरा टकरा के वापिस आती है, तो हम प्रतिध्वनि भी तभी सुन सकते हैं जब मूल्य अवधि तथा प्रतिध्वनि के बीच 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए। ठीक है, प्रतिध्वनि जब पैदा होती है जब ध्वनि किसी कठोर सतह से परावर्तित होती है, जैसे पहाड़ों से परावर्तित हो गई। ठीक है, न्यूनतम दूरी की गणना दी गई है कि कैसे किएंगे। तो प्रतिध्वनि के लिए दो न्यूनतम दूरी है 34.4 मीटर, और ये यहाँ पे श्रोता तथा परावर्तक के पृष्ठ के बीच की दूरी भी दे रखी है। जैसे बादल गड़गड़ाते हैं तो बार बार में आपको आवाज आती है। अब एक टर्म आती है दोस्तों, अनुरणन। अनुरणन, ठीक है, ये टर्म आती है। कोई बड़े हॉल में, हॉल की दीवारों, छत या फर्श में बार बार परावर्तन का ध्वनि का क्या होता है? स्थायित्व बन जाता है, और ध्वनि का बने रहना क्या कहलाता है? अनुरण। और अगर स्थायित्व काफी लंबा हो तो ध्वनि धुंधली, विकृत या भ्रामक हो जाती है, जिसे बड़े हॉल या सभागार में अनुरण को कम करने के तरीके दिए गए हैं।
फाइबर बोर्ड लगा सकते हैं, खिड़की दरवाज़ों पर भारी पर्दे लगाए जा सकते हैं, कालीन बिछाए जाते हैं। तो ये अनुरण टर्म है बस, और इसमें आपको कुछ नहीं। बाकी प्रतिध्वनि और अनुरण में अंतर देख सकते हो आप। ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण ध्वनि के दोहराव को प्रतिध्वनि कहते हैं। बड़े हॉल की दीवारों, छत, फर्श के बार बार परावर्तन के कारण अनुरण कहते हैं। प्रतिध्वनि एक बड़े खाली हॉल में उत्पन्न होती है और ध्वनि का बार बार परावर्तन नहीं होता और ध्वनि स्थायी भी नहीं होती। जबकि अनुरण में इसके क्या होगा, लंबे समय तक ये स्थायी रहेगी। ठीक है, ये अंतर दी गया है। बाकी ध्वनि के परावर्तन के दोस्तों अनुप्रयोग भी हैं, जैसे लाउड स्पीकर वगैरह में, हॉर्न हो गया, सब वगैरह में यहाँ पे यूज की जाती है, वही बेसिक सी चीज़ें हैं। स्टेथोस्कोप एक चिकित्सा यंत्र है जो मानव शरीर के अंदर हृदय और फेफड़ों से उत्पन्न ध्वनि को सुनने में काम आता है, जो डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं। स्टेथोस्कोप देखा होगा सबने। इसके अलावा कंसर्ट हॉल, सम्मेलन तथा सिनेमा हॉलों की छतें वक्राकार बनाई जाती है, जिससे कि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए। ऊपर से ऐसे बनाई जाती है उनकी छतें। तो ये भी ध्वनि का परावर्तन का एक अनुप्रयोग है। अगर आपसे ध्वनि का परावर्तन का अनुप्रयोग पूछे कि कहाँ योग, स्टेथोस्कोप हो गया, कंसर्ट हॉल हो गया, लाउड स्पीकर। अब श्रव्यता परिसर आ जाता है, जो मानव ध्वनि कितनी परास की सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन लेते हैं। ठीक है, तो 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक की ध्वनि कौन सुन सकता है? मानव, स्वस्थ मानव। और 20 हर्ट्ज के कम की ध्वनियों को क्या है? अश्रव्य कहते हैं। अब जो कंपन करता हुआ सरल लोलक अवश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है। और गेंडा जो होता है 5 हर्ट्ज की आवृत्ति भी की ध्वनि एक दूसरे से संपर्क करते हैं। ठीक है, बहुत कम ध्वनि सुन सकते हैं। हाथी तथा वेल अवश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। भूकंप प्रघाती तरंगों से पहले भी अश्रव्य ध्वनि आती है, जब भी भूकंप का पता नहीं चलता, लेकिन कुछ जंतुओं को भूकंप वगैरह का पहले ही पता लग जाता है, क्योंकि ये बहुत कम आवृत्ति की ध्वनि सुन सकते हैं। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियों पर पराश्रव्य या पराध्वनि कहते हैं, जैसे कुत्ते, डॉल्फिन, चमगादड़, चूहे सुन सकते हैं। श्रवण सहायक युक्ति, ये बैटरी चालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कम सुनने वाले लोगों द्वारा, ठीक है, प्रयोग में की जाती है। जिन्हें कम सुनता है उनके एक मशीन लगा दी जाती है। माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत संकेतों में बदलता है। अभी इसमें जो एक माइक्रोफोन है वो विद्युत संकेतों में बदल देता है, और एम्पलीफायर द्वारा प्रवर्धित होते हैं। तो संकेत युक्ति के स्पीकर को भेजे जाते हैं, और स्पीकर प्रवर्धित संकेतों को ध्वनि तरंगों में बदलकर कान को भेजता है, जिससे क्या है कि बिल्कुल साफ सुनाई देता है। ये प्रक्रिया है, ये नहीं याद रखनी, लेकिन ये जरूर याद रखना है कि 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक जो मानव श्रव्यता का यहाँ पे परिसर है। अब पराध्वनि के अनुप्रयोग दे रखे हैं। धातु के इलाकों में दरारों का पता लगाने, इसका अलावा उद्योगों में वस्तुओं के उन भागों को साफ करने में जिनका पहुंचना कठिन है, जैसे सर्पिलाकार, इसको अपने साउंड से साफ कर सकते हैं। ठीक है, मानव शरीर के जैसे यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दे, हृदय, इनकी जांच में भी इसका प्रयोग किया जाता है पराध्वनि का। हृदय की गतिविधियों का जांच करने में, ठीक है, और इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी में भी इसका उपयोग किया जाता है। वह तकनीक जो शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब पराध्वनि तरंगों की प्रतिध्वनियों द्वारा बनाती है, जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी है, इसमें भी पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके उपयोग सारे। गुर्दे की छोटी पतरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी दोस्तों पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट आ जाते हैं ये तो पराध्वनि के अनुप्रयोग। तो अब एक आता है सोनार। सोनार सभी ने सुना होगा, ठीक है। सोनार सब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम है। सोनार एक युक्ति है जो पानी के नीचे पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल का पता लगाती है। और सोनार में एक प्रेषित एक संसूचक होता है जो जहाज की तली में लगा होता है, ठीक है, जो पता लगाती है कि वहाँ पे दुश्मन देश से कुछ आ रहा है, या उसको पहले ही पता लगाती है, डिटेक्ट कर लेती है। ठीक है, जो सोनार रेज है ये पानी में चलती है और समुद्र के तल में पिंडों से टकराकर परावर्तित होकर वापस ये ग्रहण कर लेती है और संकेतों में बदल देती है। तो सेम वही बात है, अभी इसको अपने को ऐसे याद रखना है, बेसिक सा, ऐसे कोई रट्टा नहीं मारना है इसका। सोनार के बारे में तो सभी को पता होगा। ये युक्ति पराध्वनि तरंगों द्वारा जहाज के समुद्र तल के जाने वापस जहाज तक आने में समय को मापती है। इस समय का आधा समय पराध्वनि द्वारा जहाज से समुद्र तल तक जाने में लिया जाता है। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला वगैरह है ये दे रखा है, आप याद रख भी सकते हो, नहीं भी।
समुद्र तल की गहराई भी नापने में, जल के नीचे चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बी, हिमशैल, डूबे हुए जहाज का पता लगाने, इस सब में उपयोग किया जा सकता है। और जो चमगादड़ है ना, शिकार पकड़ने के लिए इसी का यूज करता है, अंधेरे में पराध्वनि का उपयोग करता है। अब ध्वनि के परावर्तन के अनुप्रयोग दे रखे हैं, तो ये अपने पहले ही कर चुके हैं, ये दोबारा आ गया यहाँ पे, सर्वथा का परिसर भी दोबारा आ गया। ठीक है, तो ये भी अपना कर लिया, श्रवण सहायक युक्ति भी, ये अगेन है यहाँ पे दोबारा। तो दोस्तों आपका जो टॉपिक है ये पूरा हो चुका है। मेन मैं आपको बता दूं कि अपने कहाँ तक कर चुके हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी पीडीएफ वगैरह अगर आप चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा अगर आपको सही लग रही है तो। ठीक है, बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताओ थोड़ा बहुत। अब देखो यहाँ पे अपने कर चुके हैं स्थिर एवं धारा विद्युत की, चुंबकत्व, वैद्युत चुंबकत्व, ध्वनि एवं विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये सारे टॉपिक अपने यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब चुंबकीय अनुनाद, इमेजिंग और नाभिकीय अनुनाद, नाभिकीय विखंडन संलयन, ये नेक्स्ट क्लास में अपने करेंगे। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।